हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना अभय भाई आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, आज है हमारे लक्ष्य बैच का डे 8 जहां पे हम चेंज कर रहे हैं यू कांट डू इट को यू कैन डू इट से। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का पूरा चैप्टर हम आज की क्लास में करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक है जो मैंने डे 7 में ही करा दिया था, यानी कि आपको लास्ट क्लास में ही करा दिया था, वो था इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। डिबेंचर चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यहाँ पे आपका 6 मार्कर एक आने के बहुत ज्यादा चांस है, जो कि हमारे 6 मार्कर्स आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन डिबेंचर चैप्टर से होगा और एक 3 या 4 मार्कर जिसके अंदर 4 मार्कर आने के ज्यादा चांस रहेंगे डिबेंचर चैप्टर से। तो यानी कि 10 प्लस मार्क्स की आपकी वेटेज रहेगी डिबेंचर चैप्टर्स की। तो डिबेंचर चैप्टर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर जो है ना हमारे कुछ ही टॉपिक्स हैं और वो बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। तो अगर हमने वो कंसेप्ट एकदम अच्छे से कर लिया ना तो यहाँ पे आपका ट्रिकी क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो आप बड़े ही कम समय में अपना डिबेंचर चैप्टर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे, जिससे आपकी समय की बहुत ज्यादा बचत होगी। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना, कहीं भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग मुझे बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिबेंचर्स पढ़ने से पहले डिबेंचर्स का मतलब जानते हैं। तो देखो भाई, जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं हमारा क्या आता है, डिबेंचर्स हमारे डिस्क्लोज कहां होते हैं। देखो, डिबेंचर्स का बेसिकली मतलब यह है कि अपना जो कंपनी है ना वो आम जनता के पास गई, पब्लिक के पास गई और उनसे जाके उधार लेके आ रही है और बदले में वो उन्हें डिबेंचर्स दे देती है कि मैं आपको इसके बदले कल को वापस कर दूंगी पैसे। आज मैं आपको डिबेंचर सेल आउट कर रही हूं, कल मैं आपसे डिबेंचर्स वापस खरीद लूंगी, जिसको हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिबेंचर्स है वो एक उधार की तरह है। तो ये डिस्क्लोज कहां होता है, ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट कहां होता है। तो सबसे पहले आया, जब तक वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट में आ जाएगा। ध्यान से समझना, हम डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म से ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म से ले सकते हैं। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म पर्पज से इश्यू कर रखा है तो वो कहां आता है, वो आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ये मेजर हेड हो गया और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आता है ये सब हेड हो गया। मेजर हेड और सब हेड के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे फ्रिक्वेंटली। तो ये कब होगा, अगर जो डिबेंचर है वो रिडीम होने वाला है आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो हम उसे कहां दिखाएंगे, हम उसे दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, हाँ नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और अगर वो रिडेम्पशन होने वाली है विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल तो इट विल बी शोन अंडर करंट लायबिलिटी, इट इज मेजर हेड एंड करंट लायबिलिटी में कहां पे, शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि ये सब हेड में आ जाएगा। तो ये चीज बताइए। एंड अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है अबाउट कि भाई हमारा रिडीम कब होने वाला है, तो हम उसे एज्यूम क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म बोरिंग मानेंगे। ये हो गया हमारा सब हेड और सब हेड ये है तो मेजर हेड क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर हेड। तो आई होप ये तो बहुत बेसिक सा 1 मार्कर आ सकता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये सीखा कि हमारे जो डिबेंचर्स है उसे हम दो तरह से देखते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। पता कैसे चलेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अगर वो 12 महीने के विद इन रिडीमेबल है यानी कि 12 महीने के विद इन मुझे उनको पैसा देना है तो वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लायबिलिटी है। और अगर 12 महीने के बाद देना है पैसा, ज्यादा समय में देना है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डिबेंचर्स के कंसेप्ट में और हम सीखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। आज हम सीख रहे हैं अगर हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं फॉर कैश, मुझे पैसा चाहिए और बदले में मैं डिबेंचर्स दे रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, वेयर डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश इशू प्राइस में बी कलेक्टेड। हम उसे दो तरह से पैसे को रिसीव कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, या तो सारा पैसा इकट्ठा या हम सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं। तो वो हमारे दो केसेस बनते हैं और ये बिल्कुल शेयर चैप्टर की तरह है। आपने इकट्ठा पैसा मंगाया तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम दे दोगे, आप टुकड़ों में मंगा रहे हो तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल शेयर्स वाला ही कंसेप्ट है, कुछ खास अलग नहीं है। आगे देखते हैं। अब हमारी इशू ऑफ डिवेंचर्स की हम बात कर रहे हैं, जब हम कैश में इशू कर रहे हो, इशू कैसे करें, प्रीमियम। अच्छा, एक बार पहले जल्दी से पार वाली एंट्री भी देख ही लेते हैं। तो अगर मेरा पार वाला केस है तो मेरी 2 एंट्री क्या आएंगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैं लमसम को समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे इंस्टॉलमेंट के आने के ऐसा चांसेस नहीं होते, तो हम लमसम को ही डिस्कस करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन
and allotment account. And second entry will be debenture application and allotment account debited to % debenture. सिंपल, दैट्स इट। तो पार में हमारी एंट्री क्या आई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा हमें मिला और हमने उसे ट्रांसफर कर दिया कहां पर, % डिबेंचर में। तो ये हो गया हमारी पार वाले केस की सिंपल सी एंट्री खत्म। अब लेट्स से हमने डिबेंचर इशू करे और प्रीमियम है, शेयर्स भी तो हम पार पे प्रीमियम पे इशू करते थे, तो डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं पार पे भी प्रीमियम पे भी। तो प्रीमियम पे क्या होगा, एंट्री बिल भी सेम, पहली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू % डिबेंचर। और यहां पे सिर्फ एक छोटी सी चीज एड ऑन हो जाएगी, वो क्या हमारा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कि जितना हमें प्रीमियम मिल रहा है उसको हम और लिख देंगे, दैट्स इट, हो गया हमारा केस। तो ये बिल्कुल पहले की तरह है, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड और ऐड हो गया जब हमने डिबेंचर को इशू करा एट प्रीमियम। अब देखो जो हमारे शेयर्स है ना, बाल को ध्यान से सुनना, जो हमारे शेयर्स हैं वो सिर्फ दो तरह से इशू होते हैं, या तो पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे होंगे। लेकिन हमारे डिबेंचर्स अपार्ट फ्रॉम पार एंड प्रीमियम, हमारे डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो डिस्काउंट पे इशू होंगे तो एंट्री क्या आएगी, तो अब आता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जब हमने इशू करा एट डिस्काउंट, तो एंट्री क्या आएगी। तो अगेन पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डेबिट क्या हो जाएगा, एक चीज और, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हो या डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हो। डिबेंचर टू % डिबेंचर, लेट्स से 100 रुपए का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 80 रुपीज में, तो 20 का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 20 का हमने सिंपली क्या करा, डिस्काउंट दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि फॉर अ कंपनी एक काइंड ऑफ खर्चा है, इसीलिए। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक से ये 3 केस थे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आगे देखो, अब आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है, यहां पे क्या क्या चीजें समझते हैं। तो देखो, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज नोन एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब देखो, आप अगर एक बैंक के पास जाते हो और बैंक से कहते हो बैंक मुझे ना 1 करोड़ रुपए चाहिए एज अ लोन, तो बैंक आपको दे देगा लोन, लेकिन बैंक आपसे बदले में कुछ श्योरिटी मांगेगा, कोई सिक्योरिटी मांगेगा कि मैं आपको 1 करोड़ का लोन तो दे दूंगा, बट आप मुझे फॉर अ सेफर साइड कुछ गिरवी तो रख दो, कुछ कोलेट्रल तो रख दो। तो यहां पर मैंने बैंक से कहा मेरे पास एक जमीन पड़ी है, वो आप मेरे से गिरवी ले लो। बैंक ने कहा ठीक है, बट यार ये जो जमीन है ना, इसके अलावा भी मुझे थोड़ी सी और सिक्योरिटी चाहिए। तो यहां पर एक कंपनी बैंक को बिल्डिंग के अलावा डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो जब उन्होंने एक सेकेंडरी सिक्योरिटी दी अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा साथ में एक और सिक्योरिटी दे दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, मैंने बैंक को अपनी जमीन के कागज दिए, तो इसका मतलब मैंने अपनी जो बिल्डिंग है, जो जमीन है, वो बेच थोड़ी दी, मैंने बैंक को बस वो कागज उठाए और दे दिए कि कल को मैं पैसे ना दे पाऊं तो ये इस पे तुम्हारा हक हो जाएगा और तुम इसे ऑक्शन के चलते बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जब तक मैं अपना पेमेंट कर रहा हूं, चीजें कर रहा हूं, वो बैंक की हो गई जमीन, या बैंक उस पर अपनी मनमानी चलाएगा, बैंक कुछ नहीं कर सकता। मैंने बस वो कागज, वो डॉक्यूमेंट्स ही तो रखवाए हैं उनके पास। तो सिमिलरली मैं डिबेंचर्स के सिर्फ कागज रखवाता हूं, मैं एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं कर रहा हूं। बस मैंने बैंक को कहा कि फॉर अ सेफर साइड आप डिबेंचर्स भी रख लो, कल को मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा ना, तो आप ये वाले डिबेंचर्स मार्केट में इशू कर सकते हो और फिर पैसे रिकवर कर सकते हो। तो यहां पर मैं सिंपली डिबेंचर्स के कागज रख रहा हूं, एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं कर रहा हूं। आगे देखते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड
ओनली इफ लोन कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर मैंने बताया ना, अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे एज अ बैंक, तब मैं जो डिबेंचर्स हैं, जो कोलेटरल सिक्योरिटीज को रियलाइज कर सकता हूं, यानी कि इसको मैं मार्केट में इशू करके पैसा वापस उठा सकता हूं। ठीक है, आगे, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी डू नॉट कैरी एनी राइट, उन पे कोई हक नहीं है। भाई जब एक्चुअल में डिबेंचर इशू ही नहीं हुए तो डिबेंचर से मिलने वाले हक भी कहां मिलेंगे? यानी कि मैं एज अ कंपनी बैंक को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा, कोई अमाउंट नहीं पे करूंगा। ठीक है, डिबेंचर के रिगार्ड में लोन की रिपेमेंट होगी, लोन के इंटरेस्ट की रिपेमेंट होगी, बट डिबेंचर्स में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं पे करने वाला। ठीक है, टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता एज पर एग्रीड टर्म्स या डिमांड, जैसे भी है, जो भी चीज डिसाइड हुई है उसके अकॉर्डिंगली। आगे, अब इसको पर्टिकुलरली प्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके हैं, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री और बाय पासिंग जर्नल एंट्री। जो हमने ऊपर पढ़ा वो थ्योरेटिकली नॉलेज पर्पस के लिए काम आता है। जनरली आपसे इतना इन डेप्थ पूछते नहीं है कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक एज अ थ्योरेटिकल, बट यहां से प्रैक्टिकल आ सकता है, तो यहां पे आपको ये दो प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। और मैं पर्सनली बताऊं, देखो इन प्रेजेंटेशन को हम समझेंगे, बट समझने से ज्यादा इस टॉपिक को हमें रटना है, क्योंकि कहां पे कौन सी चीज आएगी, कैसे आएगी, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अच्छा, वो आ क्यों रही है, तो वो समझने का पार्ट भी हम अच्छे से करेंगे, बट इसे हम रट लेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हमें पेपर में स्पीड भी तो मेंटेन करनी है। तो अगर मुझे अच्छे से रटा हुआ है कि यार ये चीज यहां लिखनी है, ऐसे लिखना है, तो जल्दी काम होगा। और इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा, आपको अपना बस अमाउंट डिफरेंट देखने को मिलेगी, बाकी आपको क्वेश्चन कॉपी डाउन करना है एज इट इज। तो देखते हैं हम, तो यहां पे आप देखो, पहला केस लिया विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। सर भैया आपने तो एंट्री पास कर रखी है। मैंने एंट्री ये वाली पास करी है बैंक का लोन उठाने वाली, मैंने डिवेंचर से रिलेटेड एंट्री थोड़ी करी कोई। तो देखो मैंने क्या करा, मैं बैंक के पास पहुंचा, बैंक से लोन लिया, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, कि मैंने 10 लाख 1 करोड़ जितने का भी लोन लिया, मैंने दिखा दिया कि मैंने लोन ले रखा है। तो ये तो एंट्री आएगी आएगी। अपार्ट फ्रॉम द डिवेंचर की अगर हम बात करें तो देखो डिवेंचर्स कैसे दिखाते हैं हमने दिखाया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक हिस्सा बैलेंस शीट का, हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे यहाँ पे। तो हमने एक बैलेंस शीट का हिस्सा बनाया, जिसकी भी बुक्स में बनाया, जिस तारीख को बनाया, हमने कहा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग। अभी पीछे पढ़ा तो हमने कि डिवेंचर्स जो हम इशू कर रहे हैं कोलेटरल वो लंबे समय के होते हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह देता शॉर्ट टर्म, तो मैं लॉन्ग टर्म की जगह, नॉन करेंट की जगह करंट लायबिलिटी लेता और शॉर्ट टर्म बोरिंग ले लेता। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो हम सिंपली ऐसे लेंगे। मैंने यहां लिख दिया नोट नंबर 1, यहां पे आ गई मेरी लोन की अमाउंट। अगर ये 1 CR का लोन है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 1 CR, 1 करोड़ आ जाएगा। फिर मैंने दिखाया नोट्स टू अकाउंट की, इसकी डिटेल कहां पे, नोट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट में मैंने दिखाया लॉन्ग टर्म बोरिंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, और मैंने यहां पे अगेन दिखा दिया कितने, 1 CR। तो डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स की बात बस यहां इस तरह से ब्रैकेट्स में आ जाएगी। मैं लोन जो दिखाऊंगा वहां लिखूंगा कि ये जो लोन है सिक्योर हो रखा है बाय इशू ऑफ 9%, 10% जो भी है, बाय इशू ऑफ डैश नंबर ऑफ डिबेंचर्स की 2 लाख डिबेंचर्स हमने इशू कर रखे हैं। लेट्स से 2 लाख डिबेंचर्स, 2 लाख 9% डिबेंचर, जो कि एक डिबेंचर है 10 रुपए का, वो हमने यहां इशू कर रखा है। बस ये जानकारी लिखनी। क्या यहां पे कोई गणित है? नहीं, यहां पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं इसे रटना ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कुछ अकल वाली बात ही नहीं यार। हाँ, ये पता होना चाहिए कि भैया ये सिक्योर्ड बाय ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एक्चुअल में डिबेंचर इशू ही नहीं करे। तो जब इशू नहीं करे तो एंट्री नहीं आई, यहां पे भी प्रेजेंटेशन नहीं हुई। तो ये सिंपल सा केस था जहां पे हमें बस वैल्यू पुट डाउन करनी है, दैट्स इट। क्वेश्चन क्या करेगा, 1 करोड़ की जगह कहेगा 50 लाख का लोन है, 2 लाख डिबेंचर्स की जगह कहेगा 1 लाख डिबेंचर्स है, बस ये फर्क है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पर, क्योंकि हमारा क्या है, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं मेथड नंबर 2 या केस नंबर 2 वो है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, और वो क्वेश्चन बताएगा कि केस 1 है या केस 2 है, हमें ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, तो यहां पे क्या है, पहली एंट्री तो वही जो हमने पीछे करी 1 करोड़ वाली, बैंक टू लोन फ्रॉम बैंक। अब हम डिबेंचर्स की एंट्री भी कर रहे हैं। तो देखो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो परसेंट डिबेंचर क्रेडिट होता है, तो परसेंट डिबेंचर, पीछे का एग्जांपल लेते हैं 20 लाख रुपए, और यहां पे आ जाएगा 20 लाख डिबेंचर सस्पेंस में। अब ये डिबेंचर सस्पेंस क्या है, देखो अगर मैं यूजुअली डिबेंचर इशू करता तो हम अभी पढ़ के आए, एंट्री क्या आती है, बैंक टू डिबेंचर्स, बैंक डेबिट होता है, बट यहां बैंक की जगह हमने क्या करा, डिबेंचर सस्पेंस। क्योंकि मैं एक्चुअल में डिबेंचर इशू नहीं कर रहा,
मैं बस अपना वो सिक्योरिटी की तरह इशू कर रहा हूं। तो मैंने क्या दिखाया, डिबेंचर सस्पेंस दिखाया, बैंक नहीं दिखाया। तो क्या लिखा, डिबेंचर सस्पेंस टू % डिबेंचर, सिंपल। अब देखो पीछे जो बैलेंस शीट थी और इसमें बैलेंस शीट में कोई अंतर दिख रहा है? इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर, अमाउंट, बिल्कुल डिट्टो, एक रत्ती भर का चेंज नहीं है, लिटरली सेम है, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम, 1 CR, चलो कोई फर्क ही नहीं यहाँ पे। तो अगर मेरा केस कौन सा है, बाय पासिंग जर्नल एंट्री या विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, दोनों केस में बैलेंस शीट बिल्कुल सेम बनती है। डिफरेंस कहां आता है, नोट नंबर और एक एंट्री एडिशनल हो जाती है। अब नोट नंबर में क्या है, अगर आप ऊपर का इतना हिस्सा देखोगे जो मैं अंडरलाइन करा है, इससे ऊपर का हिस्सा देखोगे तो ये भी तो बिल्कुल डिट्टो है, यहां पे भी वही लिखा है और नीचे भी वही है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे डिफरेंस ये आया, मैंने कहा भाई मैंने 2 लाख डिबेंचर इशू करे हैं 9% वाले, 10 रुपए का एक, तो मैंने बाहर दिखाया कितने हो गए, 20 लाख रुपए, और फिर मैंने डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दिया 20 ही लाख रुपए, और नेट अमाउंट कितनी आ गई, 0। दैट्स इट। हमने पहले 20 लाख से बढ़ाया और 20 लाख से घटा दिया, काम खत्म। हमने कहा कोई डिबेंचर एक्चुअल में इशू ही नहीं हो रखे। तो बस प्रेजेंटेशन का ही फर्क है और कुछ यहां पे अलग नहीं है। आई होप क्लियर है। अगेन 4 नंबर ये फ्री के हैं, अगर किसी को रटा हुआ है 5 मिनट से ऊपर का क्या काम है इसमें, फटाफट से फॉर्मेट बनाया, वैल्यू पुट करी, काम खत्म, पूरे मार्क्स हाथ में। अच्छा ध्यान रखना, जर्नल का भी प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, ऐसे रफली नहीं लिख सकते हम एंट्री, भले ही 1 एंट्री हो या 2 एंट्री हो, हमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अच्छा देख रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हमने डिबेंचर्स का मतलब समझा, फिर डिबेंचर्स की बेसिक एंट्रीज देखी, फिर हमने डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी देखा, अब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देख रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बोला, यहाँ 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 2 आ गए तो आपकी किस्मत है। 2 आ गए तो किस्मत इसलिए क्योंकि भाई फटाफट हो जाते हैं, कुछ है ही नहीं इनमें, फट्टू कंसेप्ट है। अच्छा 6 मार्कर में भी है ना, पता है कई बार क्या करते हैं सीबीएसई वाले, वो क्या करेंगे, ABC पॉइंट बना देंगे, और ए पॉइंट में पूछ लेंगे तुमसे डिबेंचर्स की कोलेट्रल वाली एंट्री, बी पॉइंट में पूछ लेंगे डिबेंचर्स की कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली, सी पॉइंट में पूछ लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सारे टॉपिक भी पूछ सकते हैं। तो डिबेंचर चैप्टर बड़ा पक्का करके जाना है हम लोगों को, हम लोगों का टारगेट 70+ है ना, तो इसे अच्छे से पक्का कर लेना, इसमें थोड़ी सा भी चूक मत कर जाना कि एक टॉपिक छोड़ देता हूँ, ये पॉइंट छोड़ देता हूँ, नहीं। कोई चीज नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछो आप लोग, लेकिन ये करके जाना है हमें अच्छे से, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक। अब इंटरेस्ट क्या है भाई, जो हमने ये 9% डिबेंचर्स लिखा ना, 9%, 10%, 12% जो लिखा होता है, ये इंटरेस्ट को सिग्निफाई करता है कि इस डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट कैरी है। अब आप लोन ले रहे हो तो ब्याज तो पे करोगे ना, तो इंटरेस्ट कितना कैरी है उसको बताता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि कंपलसरी है पे करना। हमने फर्स्ट क्लास में चार्ज का मतलब पढ़ रखा है, ये एक खर्चा है। इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, ये एक फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट में भी पेबल, अब हम इंटरेस्ट कैसे पे कर सकते हैं, हम मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, या एनुअल भी, कैसे भी पे कर सकते हो आप, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, डिपेंडिंग कि हमने वो चीज एग्रीमेंट में क्या लिखी है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल बात पे, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 एंट्री आती हैं। एंट्री में पहले हम ड्यू करते हैं इंटरेस्ट को, फिर हम पे कर देते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे तो हम अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या आई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी, डिबेंचर होल्डर्स क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो गया, मेरा खर्चा। तो मैंने कहा भाई मैंने खर्चा दिखाया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, किसके प्रति दिखाया, डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर को पे कर दो, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इसलिए डेबिट, और मेरा बैंक कैश एसेट कम हो गया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। तो सिंपल सी 2 एंट्री आई, पहली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। भैया अगर हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। अगर मैंने एनुअल पे करा तो ये 2 एंट्री आई, बात खत्म। अगर मैंने हाफ ईयरली पे करा, ये दोनों एंट्री 2 बार आएंगी। पहले आएंगी ये दोनों एंट्री 30 सितंबर को, उसके बाद ये एंट्री आएंगी 31 मार्च को। अगर मैं मंथली पे करता हूं, हर महीने के आखिरी में मैं पे करता हूं,
तो एक एंट्री आएगी 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, मतलब 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, इस तरह से हर महीने आती रहेगी। बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हाफ ईयरली या ईयरली का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से समझना, एक लास्ट एंट्री और देखो, मैं हाफ ईयरली पे करूं या एनुअली पे करूं, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में बात कर रहे हैं हम, हमारी एक एंट्री और आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। अब ये एंट्री क्या है, आपको पता हो, हम सारे खर्चे कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में, और कंपनी के लिए पीएनएल अकाउंट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो हमने जो भी आज तक खर्चा करा है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। तो ये सिंपल सा पार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या होता है देखना, लेट से मेरा एक एनुअल में एक बार पे करता हूं, तो ये तीनों एंट्री किस दिन आएंगी, 31 मार्च को आएंगी। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तीनों में 1 लाख रुपए आ गए। लेट से मैं हाफ ईयरली पे कर रहा हूं अपने इंटरेस्ट को, तो ये एंट्री क्या होगी, पहली दो एंट्री 2 बार आएंगी, ये 30 सितंबर को और 31 मार्च को। अच्छा, 1 लाख के अब कितने हो जाएंगे, 50 हजार। हाफ ईयरली पे करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं पूरा जो 10% है या 9% है, जो भी अमाउंट है, जो भी परसेंटेज है, वो साल में 2 बार पे करूंगा 9%। अरे हाफ ईयरली का मतलब है, अगर 9% का इंटरेस्ट में साल भर में पे करूंगा तो मैं एक बार 4.5 पे करूंगा, फिर दोबारा 4.5 पे करूंगा। अगर मैं हर महीने पे कर रहा हूं तो मैं उसके 1/12 हिस्से को पे करूंगा हर बार, समझ रहे हो। यहां पे ऐसा थोड़ी है कि मैं 12 बार पे करूंगा अपना 12%, ऐसे नहीं होता। हम उसे अपना 1/12 को पे करेंगे अगर मंथली है, और 1/4 पे करेंगे अगर क्वार्टरली, और हाफ पे करेंगे अगर हाफ ईयरली है। तो दोबारा देखो, पहली दोनों एंट्री 2 बार आएंगी, पहले 30 सितंबर और 31 मार्च, और जो आखिरी एंट्री वो सिर्फ कब आएगी, 31 मार्च को आएगी, क्योंकि सारे खर्चे हम 31 मार्च को ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, इसलिए तो हमने उठाया और यहां ट्रांसफर कर दिया। तो कोई भी केस हो, ईयरली या हाफ ईयरली, दोनों केस में इस वाली एंट्री में कितना आएगा, 1 लाख रुपए। आई होप क्लियर है। बेसिक सा क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का, जो कंसेप्ट था, बेसिक सा पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट आता हमारा राइटिंग ऑफ या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब जो हमारा ये लॉस हुआ ना, ये जो डिस्काउंट हमने पीछे दिया था, डिस्काउंट पे जब हम इश्यू करते हैं तो इस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, सारे खर्चे उठाओ डाल दो कहां पे, प्रॉफिट लॉस में। सारे खर्चे उठा के डाल दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो मैंने उठा के डाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बट उससे पहले मैंने क्या लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये क्या चीज है, तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। मैंने कहा मेरा 1 लाख का घाटा है, 1 लाख का मैंने डिस्काउंट दे रखा है, तो अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहली प्रेफरेंस मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को दूंगा, दूसरी प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को। यानी कि जो 1 लाख का नुकसान है, मैं प्रॉफिट लॉस से पहले कहां से सेट ऑफ कर सकता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो मैंने कहा मेरे पास 80,000 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो पीएनएल में कितना है, 20,000। अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ नहीं है तो पूरा 1 लाख कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख रुपए पड़े हैं तो यहां पे 1 लाख आ जाएगा, यहां पे मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे याद रखना, पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरी प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो ये था हमारा राइटिंग ऑफ का कंसेप्ट। आई होप यहां तक क्लियर है सारी चीजें। बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पढ़ो समझ जाओ, ऐसे कंसेप्ट हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। तो आज के डिबेंचर्स के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो डिबेंचर्स में हम लास्ट में करने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बस बच्चे से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो वो लास्ट टॉपिक क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। भैया ये क्या चीज है, रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू की बात करें, ये क्या हो रहा है, समझते हैं। आराम से सब्र तो रखो, ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। देखो, आप जब इशू करते हो ना डिबेंचर, तो वो पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। मैंने 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू करा, नॉर्मल चीज है। 100 वाला डिबेंचर 110 में इशू करा, 10 रुपए का क्या हो गया, फायदा, जेब में आ रहा है पैसा, मजा आ गया। 100 वाला डिबेंचर 80 में इशू करा, कंपनी इतना अच्छा नहीं कर रही होगी या कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत होगी, 20 रुपए का उसने खर्चा उठाया कि 100 वाली चीज 80 रुपए में बेच रहे हैं। अब रिडेम्पशन की अगर हम बात करें तो कंपनीज कई बार क्या करती हैं, 100 वाला डिवेंचर्स 100 में भी रिडीम करती हैं या फिर 110 में भी करती हैं। इसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, प्रीमियम वर्ड का मतलब हमेशा हमारे लिए फायदा नहीं होता। इशू के टाइम 100 वाला जब हम 110 में इशू करते हैं तो 100 वाली चीज देके हम कितने रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 110 रुपए ले रहे हैं। तो यहां मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, फायदा हो रहा है।
लेकिन प्रीमियम और रिडेम्पशन का मतलब यह है कि मेरे को 100 वाला डिवेंचर के लिए 115 रुपए डिवेंचर होल्डर को देने, तो 15 रुपए अब मेरे लिए क्या हो गए, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। और ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंस है, कब का है, फ्यूचर का है। प्रूडेंस कंसेप्ट के चलते फ्यूचर के खर्चे भी हम आज ही रिकॉर्ड करते हैं। प्रीमियम और रिडेम्पशन इज अ कैपिटल लॉस, कंपनी के लिए एक नुकसान है फॉर द कंपनी एज पर द प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस के चलते, समझदारी के चलते, कंजर्वेटिज्म के चलते हम क्या करते हैं, इस प्रीमियम को प्रोवाइड करते हैं। हम साथ साथ लिखते हैं, इशू के टाइम ही लिख देते हैं कि आज से 10 साल बाद मुझे ये प्रीमियम पे करना है, फ्यूचर में आने वाले खर्चे की आज ही मैंने तैयारी कर ली, फ्यूचर का इंतजार थोड़ी करूंगा। क्या कहता है प्रूडेंस, डू नॉट एंटिसिपेट फॉर ऑल पॉसिबल प्रॉफिट्स बट डू एंटिसिपेट फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आने वाले नुकसान की तैयारी आज ही से कर लो, फायदों की बात मत करो, आने वाले नुकसान की तैयारी आज से कर लो। तो हमने कहा यार ये तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, उसकी तैयारी तो मैं आज ही कर लेता हूं। तो यहां पे आया कि हम जब डिबेंचर को इशू करते हैं रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे हमारे 6 केसेस बनते हैं जिसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जिसमें पहला केस क्या है, पार पार, दूसरा है प्रीमियम पार। अच्छा, पार पार मतलब लेट्स से 100 वाला डिबेंचर हमने 100 में ही रिडीम कर दिया। प्रीमियम पार हमने इशू जो करा था 100 वाला डिबेंचर वो करा था 110 में, और रिडीम हम कितने में कर रहे हैं, 100 में। डिस्काउंट पार का मतलब हमने इशू करा था 100 वाला डिबेंचर 90 में, रिडीम कर रहे हैं हम 100 पर। अब यहां पे केसेस क्या बनते हैं, पहला 100 वाला डिबेंचर रिडीम हो गया 115 में, 110 का हो गया 115, या फिर 90 का हो गया 1। तो अलग अलग केसेस बनते हैं, पार पार, प्रीमियम पार, डिस्काउंट पार, एंड पार प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम, डिस्काउंट प्रीमियम। अब ये कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बड़ा सिंपल है। हमने अभी एंट्री करी ना शुरुआत में, पार की भी, प्रीमियम की भी, डिस्काउंट की भी, बिल्कुल सेम एंट्री है। जैसे जैसे जितना हिस्सा मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ उस पर ध्यान देना, बाकी इधर उधर नजर मत दौड़ाना अपनी। जितना मैं बोलूं, जोन सी एंट्री में बोलूं, सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो आते हम अपने सबसे पहले केस पे। तो देखो भाई, सबसे पहला केस क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन में सबसे पहला केस हमारा क्या लिखा है, इशूड एट पार 100, रिडीम एट पार 100। यानी अगर मैं सरल भाषा में बात करूं, अगर क्वेश्चन का रिडीम हो रहा है पार पे, इग्नोर कर दो, रिडीम वाली बात को इग्नोर कर दो, इतने हिस्से को मुझे पढ़ना ही नहीं। मैंने कहा ये लिखा ही नहीं, पार पे रिडीम हो रहा है ना, मैंने आंख बंद कर ली इस वाले हिस्से के लिए। मैंने कहा ना, मुझे ये दिख ही नहीं रहा, अरे मुझे तो सिर्फ ये दिख रहा है इशूड एट पार 100 रुपए, बस इतना दिख रहा है ना, बहुत है। तो देखो एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज 100 रुपीज, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर 100 रुपीज 100 रुपीज, हो गई एंट्री। अरे पहले पन्ने पे यही तो करा था हमने, कहां गया, ये रहा, ये रहा, सेम ही तो एंट्री है। एंट्री में कोई अंतर है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर। तो अगर हम इशू करते हैं एट पार और रिडीम भी कर रहे हैं पार, तो रिडीम वाली बात को इग्नोर मार दो। जब भी पार पे रिडीम होगा, बात को इग्नोर मारो और एंट्री कर दो नॉर्मली, खत्म बात, बिल्कुल नॉर्मल कर दी मैंने। लेट्स से अब दूसरे केस पे आते हैं, केस नंबर 4 पे आते हैं, जहां पे मैंने इशू किस पे करा, पार पे, बट रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम। मैं कह रहा हूं प्रीमियम वाली बात को भी इग्नोर कर दो। और एक बार जरा गौर फरमाओ, जो सिर्फ ब्लैक पेन से लिखा है, सिर्फ उस पे, क्या मुझे कोई बच्चा फर्क बता सकता है इस वाले केस में और इस वाले केस में? ब्लैक पेन की बात करूं मैं, रेड पेन को इग्नोर कर देना। तो मैंने कहा भाई इशू करा 100 में और 100 रुपए यहां दिखा दी, लो जी। क्या कोई अंतर दिख रहा आपको यहां पर और यहां पर? यानी कि अगर मेरा रिडीम पार पे हो या प्रीमियम पे हो, मुझे उसे साइड में रखना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए उसे साइड में रख दो, भैया रिडीम पार पे हो रहा है प्रीमियम पे, मैंने कहा इसे छोड़ो यार, इग्नोर करो, एक तरफ रख दो, सिर्फ फोकस करते हैं इशू वाली बात पे। तो मैंने कहा इशू पार पे होता है तो 2 एंट्री आती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर, और वही दोनों एंट्री मैंने दोनों केस में कर दी क्योंकि दोनों में पार था। अब अंतर समझना, अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो उसे तो इग्नोर ही रखना है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो ये एंट्री करने के बाद मैं 2 चीजें लगाऊंगा। मैं डेबिट साइड लिख दूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट साइड लिख दूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ऐसा क्यों हो रहा है भैया? भाई 100 वाला डिबेंचर 100 का फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। 100 वाला डिबेंचर हमने
रिडीम कितने पे करा? 105 पर। 100 वाला डिबेंचर हमने रिडीम करना है 105 पर, 5 रुपए का हो गया घाटा। घाटा हुआ तो डेबिट, और ये जो घाटा ये आज नहीं पे करना फ्यूचर में, तो लायबिलिटी क्रेडिट। हो गई काम, समझे? देखो 100 वाला डिबेंचर हम 105 में रिडीम करेंगे तो 5 का हो गया हमारा घाटा, हुआ नहीं हुआ? तो घाटे को डेबिट करा, और क्योंकि ये घाटा हम फ्यूचर में पे करेंगे तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यानी कि लायबिलिटी क्रिएट कर दिया हमने, वो 5 को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल सा केस। एक चीज और देख लो, इफ द इश्यू प्राइस इज रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट, अगर ये एंट्री, अभी तो मैंने लमसम का केस ले लिया, अगर आपका ये कोई भी केस जो भी हम आगे पढ़ेंगे, अगर कोई भी केस हमारा ये इंस्टॉलमेंट में हो जाए तो क्या होगा? तो जो प्रीमियम, ये जो हमने एंट्री करी है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये कहां चली जाएगी? अलॉटमेंट के वक्त चली जाएगी। ये कहां जाएगी? अलॉटमेंट के वक्त चली जाएगी। तो आप देख सकते हो ये मैंने अलॉटमेंट में करी है, डिवेंचर अलॉटमेंट, लॉस ऑन इश्यू 2% टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्लियर है? आगे बढ़े, ये दोनों केसेस समझ आ गए हैं, तो 6 केस में से 2 केस कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, अगले 2 केस करते हैं। तो लो जी, अगले 2 केस पे आ गए हम। अब क्या हुआ? अगेन जितना मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, पहले बाकी चीज इग्नोर। हमने पीछे क्या पढ़ा? इशू एट प्रीमियम की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिंपल सी चीज। मैंने कहा भाई 100 वाला डिबेंचर 107 में इशू हो रहा है, रिडीम हो रहा है 100 पे। अच्छा 100 पे रिडीम है, पार पे रिडीम है, इग्नोर। भैया मुझे ये सेंटेंस ही नहीं दिख रहा, मैंने आंख बंद कर रखी, इसे इग्नोर कर दो, सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। 100 वाला 107, मैंने कहा परसेंट डिबेंचर 100, 7 रुपए प्रीमियम, कितने मांगूंगा? 107, 107, 107। अरे यार बन गया, हाँ 100, 7, 107, 107 और 107 रुपये, हो गया काम, है ही नहीं कुछ। आगे बढ़े इसी में। अच्छा मैं नीचे से ऊपर क्यों गया हूं? इससे हमेशा है ना हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। ऊपर से नीचे आते हुए हम कई बार पहले एंट्री के अमाउंट गलत लिख देते हैं, तो प्रेफरेबली आप भी अपना पहले सेकंड एंट्री के अमाउंट लिखना, देन फर्स्ट एंट्री की, गलतियां नहीं होगी। अब अगले पे आते हैं। हमने इशू करा पार पे, रिडीम करा प्रीमियम। अरे रिडीम प्रीमियम पे करा, थमो, साइड में रखो उसे, पहले इसकी बात करते हैं इशू की। तो इशू की एंट्री मैंने उठाई, टेप दी, या कोई भी केस हो मैंने उठाया टेप दिया। प्रीमियम पे इशू हो रहा है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने कहा भाई 100 वाला डिबेंचर 7 रुपए प्रीमियम 107 रुपए में इशू कर दिया, 107, 107 क्या काम। अब मैंने कहा रिडीम हुआ था प्रीमियम पे, यानी कि मुझे वो भी तो दिखाना पड़ेगा। तो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो 5 रुपए का घाटा डेबिट, 5 रुपए की लायबिलिटी क्रेडिट, हो गया काम खत्म। सिंपल तो है। बढ़े आगे, पांचवें छठे केस, मतलब आखिरी के 2 केस पे आते हैं, केस नंबर 3 और 6। तो देखना, अब डिस्काउंट और प्रीमियम है, डिस्काउंट और पार है और डिस्काउंट और प्रीमियम है, ठीक है। तो पहला केस बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 100 वाला डिबेंचर 96 में इशू कर रहे हैं, तो 96 में तो मैंने कहा डिस्काउंट को डेबिट कर दो। तो मैंने कहा देखो 100 वाला डिबेंचर 96 में इशू कर रहे हैं तो 4 रुपए हो गए डिस्काउंट, 96 यहाँ, 96 यहाँ, रिडीम पार पे हो रहा है, इस बात को मैंने कर दिया इग्नोर, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैंने इसे इग्नोर मार दिया, इसे हटाओ, साइड में रखो भाई, तेरे से कोई काम नहीं है मुझे। अब आते हैं इस वाले केस पे, ये क्या कह रहा है? इसने कहा भैया इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। मैंने कहा रिडीम वाली बात को 2 मिनट साइड में रखो, एक तरफ कोने में रखते हैं, अभी आएंगे उस पर। इशू डिस्काउंट पे, एंट्री उठाई, टेप दी। तो पहले एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट और 2%। तो वाला डिबेंचर 96 में इशू कर रखा है, 4 रुपए का डिस्काउंट, 96 यहाँ, 96 यहाँ, 96 यहाँ, हो गया काम खत्म, सिंपल सी बात। आगे देखो, अब रिडीम कितने पे करना है? प्रीमियम पे करना है, 5 का एक और डिस्काउंट, तो भैया 5 के डिस्काउंट यानी कि लॉस को मैंने डेबिट करा और 5 का मैंने प्रीमियम कर दिया, हो गया काम। था कुछ 6 के 6 केसेस ऐसे चुटकी बजाती हो गए। कंसेप्चुअली समझना है बस, रटना नहीं है, रटोगे तो भाई फिर तो केस रटते बैठते रहो, फिर तो क्या ही है, फिर तो चीजें ही नहीं खत्म होगी। केस तो बना लो तुम, 6 क्या 1000 केस बनाते रहो, किसी चीज का कोई केस, किसी चीज का कोई केस। अरे लिमिटेड चीजें रटेंगे, मतलब समझेंगे और रटेंगे, पूरा कहां से क्या फालतू के केस बनाए। अब यहां पे ध्यान देना, आप लॉस और डिस्काउंट को मर्ज करके लॉस भी लिख सकते हो, डिस्काउंट नहीं लॉस लिख सकते हो।
तो अगर ये पर्टिकुलर केस होता तो कैसे करना है, तो मैंने कहा भाई देखो 100 वाला डिवेंचर, ब्रैकेट ओपन, 5 रुपए का डिस्काउंट, सॉरी 4 रुपए का डिस्काउंट, और 96 यहाँ, 96 उसमें तो आएगा पहली एंट्री में, उसके बाद 5 रुपए 5 रुपए, ये 100 लिखा है, तो यहाँ पे भी आ गए 9 रुपए। 5 + 4 कितना हो गया, कर गया मैच। क्लियर है? तो वाला डिवेंचर मैंने कहा 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 5 रुपए का ये लॉस हो गया, तो 5 और 4 9 रुपए। ये हमने इकट्ठे भी लिख सकते हैं, सेपरेट लिखना चाहो सेपरेट लिख देना, वो आपकी चॉइस है। तो ये थे हमारे डिफरेंट केसेस। अच्छा, इन्हीं केसेस के चलते अभी हमने डिस्कस करा था ना शुरुआत में, क्या कि हम लॉस या डिस्काउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है तो वहां से एडजस्ट कर देना, वहां से सेटल डाउन करना, और नहीं दे रखा तो अपना क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना। तो ये जितने भी हमने केस पढ़े ना, इनके अंदर एक एंट्री आएगी 31 मार्च वाली, जिसे हम राइटिंग ऑफ की एंट्री कहते हैं। क्वेश्चन कहे तो करना, ना कहे तो आपकी चॉइस है, नहीं भी करोगे चलेगा। तो वो एंट्री क्या आएगी राइट ऑफ करने की, वो एंट्री आ जाएगी सिंपली, जैसे यहाँ पे लॉस है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू लॉस 5 रुपए से आ गई। अगले केस में भी बात करें तो अब यहाँ प्रीमियम भी है, और प्रीमियम में 7 रुपए है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू करके आ जाएगी आपकी एंट्री, कि मेरा 5 का नुकसान हुआ और 5 का प्रीमियम है, मेरे पास तो इवन ज्यादा का प्रीमियम है, 7 रुपए का है, तो मैंने अपना यहीं से पूरा एडजस्ट कर देना जो हमारा लॉस है। अच्छा, हर बार क्वेश्चन में वो ऐसे जरूरी थोड़ी, मतलब मेंशन करेगा क्वेश्चन कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम का या बैलेंस नहीं है, घर से पैसे ला रहे हो या यहाँ पे पड़े हैं, वो चीज क्वेश्चन मेंशन करेगा, तो आपको उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सिमिलरली आपकी यहाँ पे भी एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे देखो अगेन प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू, अब यहाँ डिस्काउंट भी है लॉस भी है, तो अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, मैं डिस्काउंट को अलग दिखाऊंगा और लॉस को अलग दिखा दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 रुपए 5 रुपए 9 रुपए, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस था। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है हमारे CBSE बोर्ड द्वारा। अब वो क्या चीज है, वो है हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। वो क्या, हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट, लेजर बेसिकली। देखो, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, डेट पर्टिकुलर। अच्छा बाल को यहाँ पे है ना, एक चीज ध्यान से समझना, मैं अभी आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट सिखा रहा हूं, मैंने कहा इसके अलावा कोई और अकाउंट आ गया, फिर तुमसे पूछ लिया प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाओ, तुम्हें क्वेश्चन है का परसेंट डिबेंचर का अकाउंट बनाओ। अरे कोई भी अकाउंट आ जाए हमें क्या टेंशन है, कोई सा भी अकाउंट आ जाए हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पोस्ट ही तो करना है जर्नल से लेजर में, ये तो बचपन में 11th क्लास में करके आए हो तुम लोग। देखो अब ये अकाउंट बनाना है मुझे, तो बना देता हूं। मैंने कहा पहली एंट्री में क्या डिस्काउंट का नाम आया, नहीं, हटाओ। फिर मैंने कहा दूसरी एंट्री लॉस और डिस्काउंट, वो नाम आ रखा है ना लॉस ऑन इशू का, कितना 9 रुपए से। अच्छा लॉस ऑन इशू यहां पे क्या हो रहा है, इस एंट्री में लॉस ऑन इशू क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट? आपने कहा सर जी डेबिट हो रहा है, मैंने भी कहा डेबिट हो रहा है, हाँ सही बात है। अच्छा ये 9 रुपए डेबिट हो क्यों रहा है? इस 9 रुपए में 5 रुपए का रीजन है प्रीमियम और रिडेम्पशन, 4 रुपए का रीजन है परसेंट डिबेंचर। तो हमने उठा और यहां पे एंट्री लिख दी, क्या? मैंने कहा परसेंट डिबेंचर 5 रुपए, 5 रुपए था 4 रुपए था, 4 रुपए सॉरी, परसेंट डिबेंचर का जो रीजन है वो 4 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का जो है वो 5 रुपए। देखो दोबारा समझना, पीछे हमने कहा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 9 रुपए से डेबिट हुआ, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के डेबिट साइड हमने क्या लिख दिया, परसेंट डिबेंचर लिख दिया और प्रीमियम रिडेम्पशन लिख दिया। 4 रुपए यहां 5 रुपए यहां, और तो कहीं आया नहीं पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में। अब मैं यहां पे गया, मैंने देखा यहां पे भी लॉस और डिस्काउंट का नाम आ रहा है, मतलब एक ही चीज मान लेते हैं, लॉस का नाम आ रहा है, और यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है।
तो क्रेडिट हो रहा है तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट में है, तो मैंने उसका नाम लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कितने से? 9 रुपए से। लो जी, बन गया, खत्म। हाँ, कुछ इस अकाउंट में 6 नंबर के क्वेश्चन में ये भी बनाने के लिए आ सकता है। 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट का पार्ट नहीं, और 2 नंबर दे देगा ये, इतना सा अकाउंट बनते ही। तो देख लो, हमने पहले इधर ट्रांसफर करा कि कितने से हमारा लॉस डेबिट हुआ था, क्या क्या चीजें आई थी, फिर उसे हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस में, तो इधर दिखा दिया। इस अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा। बाकी किसी और अकाउंट में डिपेंडिंग कौन सा अकाउंट बना रहे हो बैलेंस आ भी सकता है, बट इसमें बैलेंस आने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आपका जितना भी नुकसान है वो आप एट द एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दोगे, तो वो डायरेक्टली यहां जाएगा। आई होप क्लियर है आप लोगों को। तो हमारा यहां तक डिबेंचर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं जो कि हमारी थर्ड बुक से रिलेटेड है, और वो 4 नंबर में गारंटीड आ रहा है। वो अपना 1 साल से हमारा कटा हुआ था, बट अब वापस आया है, तो 4 नंबर में आएगा ही आएगा, इवन सैंपल पेपर में भी दे रखा है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमारा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एनालिसिस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा कल नहीं। इसके अंदर सिर्फ एक चीज है जो आपको करनी है, वो है कैलकुलेशन। मैं उसके लिए एग्री करता हूं, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत है, मतलब जिस बच्चे की कैलकुलेशन वीक है उसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर उस बच्चे ने एग्जाम से पहले अपना 10-15 क्वेश्चन कर लिए हैं ताकि वो अच्छे से समझ जाए कि क्या कैलकुलेट करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो इस क्वेश्चन में उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है, जिसकी स्लो है उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपकी फास्ट कैलकुलेशन है फिर तो ये बच्चों वाला खेल है, लेकिन तब भी थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है कि इसमें प्रेजेंटेशन भी पूरी दिखानी पड़ती है, मार्क्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से देखते हैं आज की क्लास में, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है जहां पे हम सीखेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस को। अच्छा, कंपैरेटिव के अंदर भी 2 चीजें पढ़ेंगे और कॉमन साइज में भी 2 चीजें पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है? कंपैरेटिव एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। यहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं एक कंपनी के अलग अलग सालों को, प्रीवियस ईयर को और करंट ईयर को। तो यहां पे हमने क्या करा, हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट करंट। ये आपको अकल नहीं लगानी, ये आपको क्वेश्चन परोस के देगा। अच्छा, क्वेश्चन ने डिटेल में दे दिया, शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें दे दी, शेयर कैपिटल भी दे दी, रिजर्व एंड सरप्लस भी दे दिया। अरे आपको नॉन करंट लायबिलिटी में फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, डिटेल्स दे रहा है, तो डिटेल के साथ लिख देना। क्वेश्चन आपको जितना कॉम्पैक्ट देगा कॉम्पैक्ट लिखना, जितना बढ़ा के देगा बढ़ा के लिखना। आपको यहां पे अकल नहीं लगानी। अगर मैं बात करता हूं इतने हिस्से की, ये मैंने क्वेश्चन को ही कॉपी डाउन करना है, इतना हिस्सा क्वेश्चन को देखूंगा और उठा के लिख दूंगा बिना कोई अकल लगाए। अकल लगाने का काम आपका यहां पे और यहां पे है बस। अच्छा, यहां पे एक चीज का ध्यान और क्या रखना है, इसमें ए पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर, और बी पार्ट को कहते हैं करंट ईयर। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेगा करंट ईयर और राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लिखते वक्त आप पहले प्रीवियस ईयर लिख रहे हो, देन करंट ईयर लिख रहे हो। ए प्रीवियस ईयर, बी करंट ईयर। अमाउंट लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे बच्चा एक कॉमन गलती क्या करता है, वो अमाउंट है ना ऐसे ऐसे लिख रहा होता है, क्वेश्चन में देखेगा अच्छा शेयर कैपिटल की अमाउंट ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, अच्छा नॉन करंट की ये भी लिख दी, ये भी लिख दी। भाई ऐसे मत करना, आराम से जब आपके सामने क्वेश्चन आया आप पहले देख लो, अच्छा ये करंट ईयर है, जो भी करंट ईयर है तो पहले सारी करंट ईयर की अमाउंट लिखो, फिर सारी प्रीवियस ईयर की अमाउंट लिखो, यानी कि एक बार में एक ईयर की अमाउंट कंप्लीट लिखना। इस तरह से मत चलना। क्लियर है? तो अब मैंने यहां से क्वेश्चन उतार दिया, इतना तो क्वेश्चन है, ये पार्ट तो हटाओ। उसके बाद मेरा पहला काम होता है टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज। क्या काम है कि मैं एब्सोल्यूट चेंज निकालूं। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए, यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बी माइनस ए माने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर निकालूंगा। तो यहां पे अब जो भी अमाउंट दे रखी है, एग्जांपल ले लेते हैं, शेयर होल्डर फंड में यहाँ 1 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो भाई बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कितना आया 1 लाख। अब बी माइनस ए तो ये आया नेगेटिव का 1 लाख, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव का 1 लाख, बी माइनस ए। अगर ये उल्टा होता, लेट से यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 25,000 है, अब क्या होता, बी माइनस ए 25,000 जो आया वो आया है नेगेटिव का 25, क्योंकि 25 माइनस 50 विल बी नेगेटिव 25। ब्रैकेट से हम नेगेटिव साइन को दिखाएंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज आपका इस तरह से निकल जाएगा। टोटल में भी करना है, जैसे टोटल में होगा बिल्कुल सेम, हर एक में आपको करते जाना है।
अब आते हैं डी पर, तो डी क्या है, परसेंटेज चेंज। मैं जानना चाहता हूं एब्सोल्यूट यानी कि एग्जैक्टली कितना चेंज आया इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और मैं जानना चाहता हूं परसेंटेज वाइज भी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में ए इंटू 100। तो इस एग्जांपल के चलते सी कितना 1 लाख अपॉन में 1 लाख इंटू 100% का चेंज आया। मैंने कहा सी कितना 25,000 अपॉन में 50,000 इंटू 100 कितना चेंज आया 50%, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 50%। मेरा जो चेंज है वो माइनस का 50% है। क्लियर है? तो इस तरह से मैं एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज निकालता जाऊंगा। एक चीज और, इसका टोटल नहीं लिखना हमें यहां पर, हमें यह भी बिल्कुल कैसे करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये अमाउंट आएगी, फिर इसको सॉल्व करके ये वाली अमाउंट आएगी। आई होप क्लियर है आप लोगों को। हमें इन दोनों को सॉल्व करके पहले एब्सोल्यूट निकालना है, फिर परसेंटेज निकालनी है। हमें ऐसे टोटल नहीं करना है, हमें वर्टिकली नहीं जाना है, हॉरिजॉन्टली ही जाना है। इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कह रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टली ही बार बार कैलकुलेट कर रहे हो एक ही लाइन पे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट पर, और हम इसी को कंपैरेटिव के 2 पार्ट बताए थे ना, कंपैरेटिव के अब दूसरे पार्ट को सीख रहे हैं। ये था बैलेंस शीट, इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो भी हम डेट पे बनाएंगे। कि हमने बैलेंस शीट का कंपैरिजन करा, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कहो या इनकम स्टेटमेंट कहो। यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो नॉर्मली क्या होगा, आपको ये पूरा एज इट इज दे देगा क्वेश्चन, आपको ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं देता, क्वेश्चन परोस के देता, भैया तुम कर दो कोई दिक्कत नहीं। और अगर क्वेश्चन ने थोड़ा सफल भी कर दिया, अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन निकाल लेना, वहां पे तुम्हें बैलेंस शीट दिख जाएगी, तो बैलेंस शीट अपना देख के बना देना, फिर आगे सॉल्व कर देना। अगर क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट देता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आपके लिए फर्दर चला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये चीजें शफल्ड देता है, तो आपको इन्हें अरेंज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। और वो ऑर्डर में किस चीज का क्या मतलब है, क्या क्या चीजें एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है जो भी हमने कमाई करी अपना सामान बेचकर, उसमें हम ऐड करते हैं नंबर 2 पे अदर इनकम, दोनों के सम को हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। दोनों के सम को क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद तीसरा नंबर तो हो गया, चौथे नंबर को हम नाम देते हैं खर्चा, और खर्चे के अंदर हमारी अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मली ये वाली चीजें अलग से नहीं देता, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये अलग से नहीं देता, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। एक बार इनका मतलब भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब उस सामान की कॉस्ट जो मैंने इस साल में कंज्यूम करा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो सामान मैं बेचता हूं उसकी परचेज की बात हो रही है। इन्वेंट्रीज में चेंज की बात हो रही है, जो भी मैंने साल की शुरुआत में लिया था आखिरी में बचा उन सबके। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे, जैसे उनकी सैलरी, उनका कमीशन, उनकी वेजेस, उनसे रिलेटेड अगर आप कोई पेंशन चलाते हो, कोई फ्रिंज बेनिफिट्स देते हो, कुछ भी उनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट है एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगी। फाइनेंस कॉस्ट आपको याद हो, जब हमने इंटरेस्ट का अभी टॉपिक पढ़ा उसमें भी लिखा था, तो जो भी मेरी इंटरेस्ट पेमेंट्स है यानी कि जो भी मेरी लायबिलिटीज से रिलेटेड ऑब्लिगेशन है वो फाइनेंस कॉस्ट में आती है। डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन आप लोगों को पता ही है, जो एसेट्स फिक्स टेंजिबल एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल पे लगता है अमोर्टाइजेशन कहते हैं। जो एक्सपेंस यहाँ कहीं नहीं आ पाते वो अदर में आ जाते हैं, और एट द एंड उनका टोटल लेना है। तो मेरे पास नंबर 4 आ गया, और जब मैं नंबर 3 में से 4 को हटाता हूं तो मेरे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब मैं उसमें से टैक्स हटाता हूं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी मेरा प्रॉफिट बचा है। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस मुझे याद रखना है। आपको क्वेश्चन क्या करेगा, ऊपर लिख दिया अदर इनकम, फिर लिख दिया एक्सपेंस, फिर लिख दिया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिख दिया टैक्स 30%। तो यहां पे इस तरह से दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन्हें अरेंज भी करोगे, फिर आप प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिखोगे, और उसके बाद आप अपना एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज निकालोगे, जो बिल्कुल सेम है जो अभी हम पीछे पढ़ के बैलेंस शीट में। कि एब्सोल्यूट के लिए हम क्या कर रहे हैं, बी माइनस ए, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, सी अपॉन ए इंटू 100। अच्छा, अभी मैंने बोला टैक्स कभी कभी परसेंटेज में भी देता है, तो 30% किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। कि मेरा जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1 लाख है, तो 1 लाख का 30% विल बी 30,000, 1 लाख माइनस 30,000 दैट विल बी 70,000, 70,000 रुपए आ गया। आई होप क्लियर है। यहां पे आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हम, ठीक है। अब आते हम कॉमन साइज पर। कॉमन साइज में क्या डिफरेंस है, तो देखो भाई, तो यह आता हमारा सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट, और फिर आएगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो अगर आप देखो फॉर्मेट तो वही, अरे फॉर्मेट तो वही रहेगा, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ी बदल दूंगा, कंपैरेटिव करो या कॉमन साइज, प्रॉफिट लॉस का भी फॉर्मेट वो रहेगा। यहां पे जो डिफरेंस है वो है आखिरी की 2 चीजों में। अभी तक क्या था, अभी तक हमारा नॉर्मली इस तरह से था कि यहां पे हमें इधर का पार्ट दे रखा है, एब्सोल्यूट और परसेंटेज निकालना था। अब हम जो फिगर्स निकालेंगे वो दोनों परसेंटेज हैं। तो देखो,
अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो इस साइड में तो कोई चेंज ही नहीं आया, इस साइड अभी भी सेम है, पहले भी सेम था। अब डिफरेंस क्या आया, हम दोनों चीज परसेंटेज निकालेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, उसको ध्यान से समझ। बहुत सिंपल सी चीज है। लेट्स से शेयर होल्डर फंड है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 20,000 रुपए, या ये भी 50 ही ले लेते, कैलकुलेशन आसान। क्या आ गया हमारा टोटल 2 लाख। इसी तरह आपको एसेट्स का टोटल दे रखा है, अलग अलग चीजें दी हैं, ठीक है। 1,50,000 और 50, ये भी आ गया 2 लाख। यहाँ पे भी लिख देते हैं एक बार जल्दी से, लाख ढाई। देखो भाई, अब यहां पे हमारा क्या रहेगा कंसेप्ट, बड़ा सिंपल सा, हम निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी अमाउंट है आप बेस डिनोमिनेटर में एक चीज फिक्स लोगे जो कि है टोटल। अब यहां पे मैं प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकाल रहा हूं तो प्रीवियस ईयर का बेस, करंट ईयर की निकालूंगा तो करंट ईयर का बेस। तो अब यहां पे कैसे, 1 लाख अपॉन में 2 लाख इंटू 100, 1/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50%। 50,000 अपॉन में 2 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा 25%, 25%। 2 लाख अपॉन में 2 लाख इंटू 100 ऑब्वियसली कितना 100%। इसी तरह 1,50,000 अपॉन में 2 लाख इंटू 100 75%, 50 25%, और ये भी कितना आ गया 100%। तो ये चीज है। यहां पे हम कर क्या रहे हैं, हर बार बेस किसको ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में किसको ले रहे हैं, टोटल को। अब मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करा तो हर बार डिनोमिनेटर किसको लिया, प्रीवियस ईयर। अब करंट ईयर सॉल्व करूंगा तो करंट ईयर के टोटल को ले लूंगा। 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 विल बी 60%, और ये हो जाएंगे 20%, और ये टोटल अगेन कितना आ गया 100%। इसी तरह ये हो जाएगा 50-50%। आई होप क्लियर है। तो बस ये अंतर था, यहाँ पे यही था डिफरेंस। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस की जब हम बात करते हैं कॉमन साइज में, तो भैया यहां पे भी आप टोटल को बेस ले लोगे, नहीं, इसलिए ये टॉपिक अलग रखा मैंने। पीछे जब हम बेस लेते हैं हम क्या लेते हैं, टोटल। यहां पे हम जो बेस लेंगे वो क्या होगा, आरएफओ। हम किसको बेस लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेंगे। याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस लेंगे हम, ना कि टोटल को। ना तो टोटल रेवेन्यू है ना टोटल एक्सपेंस है, नथिंग। हम किसको बेस लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट था जो डिफरेंट था। इन चीजों की प्रैक्टिस के लिए आप इलस्ट्रेशंस पिक डाउन कर सकते हो, बाकी मैं भी शेयर कर दूं, वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि किसके अंदर कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक कहीं कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई भी है तो आप लोग मुझे बता देना, हम अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करेंगे, ठीक है बालको। और आई होप आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो, जोरदार चल रही हो, क्योंकि हमें 30-40 से हटकर अपने ये गलत टैग को हटाकर हमें सही टैग लगाना, और हमें प्रूव करना है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। याद है ना हमारी टैगलाइन, यू कांट डू इट को चेंज करना है किससे, यू कैन डू इट से। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से रखना बालको। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।